सुप्रभात विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हिंदी की क्लास में। हिंदी में आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 34, जो कि आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग के प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ से संबंधित है और इसके लेखक हैं श्री हरिशंकर परसाई जी। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ से संबंधित पहला भाग हम पिछली वर्कशीट में कर चुके हैं। आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, फिर हम आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। वर्कशीट के आरंभ में ही आप देखेंगे यहाँ पर प्रेमचंद जी की फ़ोटो है, जिसमें कि वह अपनी पत्नी के साथ उपस्थित हैं। और जैसा कि पाठ का शीर्षक है प्रेमचंद के फटे जूते, तो यहाँ पर प्रेमचंद जी के जूते सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं और आप इस फोटो में उनकी हालत देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो वर्कशीट के पैटर्न को समझते हैं। वर्कशीट में हमें यहाँ एक गद्यांश दिया हुआ है। पिछली बार की तरह हमें इस गद्यांश को पढ़ना है और इसके अर्थ को आत्मसात करना है। तत्पश्चात हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए यहाँ पर 5 प्रश्न हैं। हमें इस गद्यांश को पढ़ करके, इसे समझ करके नीचे दिए गए 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो मैं पढ़ना शुरू करती हूँ, आप सब ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। यहाँ पर ये शब्द विचारणीय हैं। साहित्यिक पुरखे प्रेमचंद जी के लिए प्रयोग हुआ है यहाँ पर, क्योंकि प्रेमचंद साहित्यिक परंपरा में अत्यंत प्राचीन हैं, मतलब बहुत पुराने लेखक हैं और हिंदी साहित्य में उनका सर्वोच्च स्थान है, मतलब सबसे ऊंचा। वह बहुत बड़े लेखक हैं, इसीलिए यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी ने उनके लिए साहित्यिक पुरखे शब्द का प्रयोग किया है। हम सभी जानते हैं कि पुरखे क्या होते हैं। जो हमारी पीढ़ी के सबसे पुराने लोग होते हैं उन्हें पुरखे कहा जाता है। तो क्योंकि प्रेमचंद जी भी हिंदी साहित्य की परंपरा में अत्यंत पुराने हैं, सर्वोच्च हैं, बहुत बड़े लेखक हैं, इसीलिए परसाई जी ने यहाँ पर उनके लिए पुरखे शब्द का प्रयोग किया है। आगे बढ़ते हैं। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं, ज़रा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है? वो प्रेमचंद जी के लिए कहते हैं कि उनका जो जूता है वह फट गया है, उंगली बाहर दिख रही है। तो उनसे वो कहना चाहते हैं, क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? और तुम्हारा जूता फटा हुआ है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर जरा भी इस तरह के हाव भाव नहीं है जिसमें जरा सी भी शर्मिंदगी या फिर जरा सी भी सकुचाहट हो, है ना। तुम इतना भी नहीं जानते। अगर तुम चाहते तो थोड़ा सा धोती को नीचे खिसका लेते तो यह ढक सकता था, ठीक है, उंगली ढक जाती, लेकिन ऐसा तुमने नहीं किया है। मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज़ कहा होगा, यहाँ पर लेखक अनुमान कर रहा है कि जब फोटोग्राफर ने प्रेमचंद जी की फ़ोटो खींचने के लिए उन्हें रेडी प्लीज़ कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार जैसे हम फ़ोटो खिंचाने जाते हैं तो स्माइल करने के लिए कहते हैं, अपने चेहरे पर अच्छे भाव लाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही इसी को परंपरा कहा गया है। तो परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा।
यहाँ पर बड़ा ही दर्द भरा हुआ है लेखनी में कि जैसे ही फोटोग्राफर ने उनको रेडी प्लीज़ कहा होगा और प्रेमचंद ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश की होगी, तो सोचिए उनको कितना कष्ट हुआ होगा, क्योंकि वास्तव में उनके जीवन में मुस्कुराहट इस वक्त नहीं है। उनके कपड़ों की हालत और उनके जूतों की हालत इस स्थिति को बयां कर रही है। तो मुस्कुराहट लाने के लिए उन्होंने मुस्कुराहट को कहाँ से खींचा होगा, यहाँ पर लेखक ने वर्णित किया है कि दर्द के गहरे कुएं के तल में, यानी वो कब से नहीं मुस्कुराए अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो किसी दर्द के गहरे तले से, कुएं के गहरे तले से उन्होंने मुस्कुराहट को लाने की कोशिश की होगी और इतने में ही फोटोग्राफर ने उनकी फ़ोटो खींच दी होगी। बीच में ही क्लिक करके थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, है ना। लेखक इस मुस्कुराहट को, जो अधूरी मुस्कान है, इसको विचित्र कहता है ना, क्योंकि यह साधारण नहीं है। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। लेखक कहता है कि इसमें उपहास है और व्यंग है। क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे कि उन्होंने शुरू में उनको साहित्यिक पुरखे कहा है। साहित्य में सर्वोच्च स्थान होने के बाद भी इतनी बड़ी प्रतिभा के धनी व्यक्ति प्रेमचंद जी के जो आर्थिक हालात हैं वह किस तरह के हैं कि उन पर अच्छी पोशाक नहीं है और उनके जूते इस कदर फटे हुए हैं कि जूते से उंगली बाहर निकल रही है। तो यह वास्तव में एक व्यंगात्मक स्थिति है, बहुत ही दर्द भरी स्थिति है, बहुत ही संवेदनशील स्थिति है। तो बेटा, ये था हमारा गद्यांश। तो चलिए अब हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। आप सभी से मेरा कहना है कि जब भी आप कोई भी गद्यांश हल करें तो कम से कम उसे 2 बार ज़रूर पढ़ें, ठीक है। पहली बार में हम सिर्फ उसको रीडिंग कर लेंगे और दूसरी बार में उसका अर्थ समझते हुए उसको आत्मसात करने की कोशिश करें, ठीक है। ये आपके लिए है जब आप गद्यांश को हल करेंगे। तो हम अब प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है? आप अपने पुरखों के बारे में क्या जानते हैं? मैंने इसके लिए प्रश्नों को हल कर दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और मैंने गद्यांश को पढ़ते वक्त आपको इसका अर्थ समझाया भी था। लेखक परसाई जी ने साहित्यिक पुरखे प्रेमचंद जी को कहा है क्योंकि प्रेमचंद अपने समय के लेखकों में ही नहीं बल्कि संपूर्ण हिंदी साहित्य में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। इसमें आगे पूछा गया है कि आप अपने पुरखों के बारे में क्या जानते हैं, तो आप इसका उत्तर अपनी अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं। मैंने जो लिखा है, हमारी पारिवारिक पीढ़ी के जो पुराने लोग होते हैं हमारे पुरखे थे और वह साधारण व्यक्तित्व एवं अत्यंत मेहनती थे। ये दूसरा प्रश्न, लेखक को प्रेमचंद की मुस्कान में क्या दिखाई देता है? लेखक ने प्रेमचंद की मुस्कान को दर्द के गहरे कुएं में पड़ी हुई बताया है जिसमें उपहास और व्यंग निहित है। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार प्रेमचंद ने फोटो क्यों खिंचवाया होगा? तो इसका उत्तर है, लेखक के अनुसार प्रेमचंद ने अपना फोटो किसी परंपरा के कारण किसी विशेष अवसर पर खिंचवाया होगा। हम अक्सर अपना फ़ोटो किसी विशेष अवसर पर खिंचवाते हैं, जैसे कहीं घूमने जाते हैं जब खिंचवाते हैं, जन्मदिन, पार्टी, सालगिरह, शादी इत्यादि, ठीक है, आदि आदि मौक़ों पर खिंचवाते हैं। तो आप इसको भी आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि फ़ोटो खिंचवाते हुए प्रेमचंद को लज्जा, संकोच या झेप होना चाहिए था? तो इसका उत्तर है, लेखक को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि प्रेमचंद का जूता
फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। हमारा 5वां और अंतिम प्रश्न है, गद्यांश में आए आगत शब्दों को छांटिए। अब ये आगत शब्द क्या होते हैं? आगत मतलब जैसे आए हुए कहाँ से? विदेशों से, ठीक है। तो उनको क्या कहा जाता है? उनके लिए एक शब्द होता है विदेशज, ठीक है। तो आगत शब्द या विदेशज शब्द। तो इस पैराग्राफ में आए हुए शब्द हैं फोटोग्राफर, रेडी प्लीज, क्लिक और थैंक यू। आप देखते हैं कि ये चारों अंग्रेजी के शब्द हैं, है ना। तो इसलिए यह बाहर से आए हुए शब्द हैं, इसलिए इन्हें आगत शब्द कहा गया है। तो बेटा, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप सभी इसे ध्यानपूर्वक हल करेंगे, प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे और मुझे फ़ोटो खींच करके ग्रुप में भेजेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।